सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, कल हम बात कर रहे थे शक्ति के बारे में। शक्ति बारे में कल हमने क्या पढ़ा? शक्ति क्या है, शक्ति की कुछ परिभाषाओं को देखा। उसके बाद में आपने शक्ति और बल में अंतर देखा। उसके बाद में शक्ति और प्रभाव में समानता भी देखी और असमानता भी देखी। अगर इसके बाद में हम बात करें तो हम बात करेंगे शक्ति के विविध रूप, यानी कि शक्ति कितने प्रकार की, शक्ति के कौन कौन से रूप है। तो मुख्यतः मैं शक्ति जो है उसको 3 रूपों में बांट सकता हूं। कितने रूपों में बांट सकता हूं? 3 रूपों में। ध्यान से देखें कौन कौन से 3 रूपों में बांट सकता हूं। नंबर 1, शक्ति का जो मैं पहला रूप कह सकता हूं वो मैं कहूंगा राजनीतिक शक्ति। शक्ति का दूसरा रूप हम कहेंगे किसको? आर्थिक शक्ति। और नंबर 3 की हम बात करें तो मैं कह सकता हूं विचारधारात्मक शक्ति। ध्यान से देखें, जिस प्रकार से हमने न्याय के रूप पढ़े थे, नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, उसी प्रकार से हमें अध्ययन क्या करना है? शक्ति के रूप। मैंने कहा कि शक्ति को मैं मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकता हूं, 3 रूप बता सकता हूं। नंबर 1 राजनीतिक शक्ति, नंबर 2 आर्थिक शक्ति और नंबर 3 कौन सा है? विचारधारात्मक शक्ति। बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहले राजनीतिक शक्ति के बारे में देखेंगे, उसके बाद में इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले हम लेंगे किसको? राजनीतिक शक्ति को। ध्यान से देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी शक्ति की? राजनीतिक शक्ति की। नंबर 1 राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक शक्ति क्या है, या मैं कहूं कि राजनीतिक शक्ति का अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है। ध्यान से देखो, राजनीतिक शक्ति का जो अर्थ है वो क्या है? समाज के मूल्यवान संसाधन। अब हम बात करेंगे समाज के मूल्यवान संसाधन कौन कौन से, जैसे पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार, दंड आदि का समाज के विभिन्न समूह में आवंटन। ध्यान से देखें, मैंने राजनीतिक शक्ति का अर्थ आपको क्या बताया? समाज के मूल्यवान संसाधन। समाज के मूल्यवान संसाधन यानी कि महत्वपूर्ण संसाधन कौन कौन से? जैसे मैंने कहा पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार एवं दंड का समाज के विभिन्न समूह में आवंटन। यानी कि ये जो महत्वपूर्ण संसाधन है, ये जो मूल्यवान संसाधन है, इनका आवंटन कौन करती है? राजनीतिक शक्ति, या मैं कहूं कि जो राजनीतिक रूप से क्या होते हैं? शक्तिशाली। अब ध्यान से सुनो, राजनीतिक शक्ति के बारे में मैं आगे बात करूं कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कौन करते हैं, किस किस के द्वारा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग होता है। याद रखना, राजनीतिक शक्ति का जो प्रयोग है वो औपचारिक अंगों के द्वारा भी होता है, और मैं दूसरी बात करूं तो अनौपचारिक अंगों के द्वारा भी होता है। ध्यान सुनना, मैंने कहा कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग औपचारिक अंग भी करते हैं और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अनौपचारिक अंग भी करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ गया होगा कि औपचारिक अंग क्या होते हैं और अनौपचारिक अंग क्या होते हैं। ध्यान से सुना, बहुत ही सिंपल सी बात है। जब राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंग, अब सबसे पहले दिमाग में आपको इस बात का पता होना चाहिए, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। जैसे मैंने एक शब्द लिखा सरकार के विभिन्न अंग,
तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, सरकार के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। ध्यान से देखो, जैसे मैं बात करूं व्यवस्थापिका, पिछले वीडियो के बारे में हमने बात की थी, अंग बताए थे मैंने, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, और तीसरे अंग की बात करूं तो मैं क्या कह सकता हूं, न्यायपालिका। मैंने कहा सरकार के विभिन्न अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी कि इन तीनों अंगों के द्वारा जब किसका प्रयोग किया जाता है, राजनीतिक शक्ति का। इन तीनों अंगों के द्वारा जब किसका प्रयोग किया जाता है, राजनीतिक शक्ति का, तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, शक्ति के औपचारिक अंग, शक्ति के औपचारिक अंग। तो ये तो कौन से हुए शक्ति के औपचारिक अंग, कौन कौन से, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब दूसरी बात कि जो है शक्ति के अनौपचारिक अंग वो कौन कौन से होते हैं। ध्यान सुनो, जब राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के अंगों के द्वारा न करके किसके द्वारा, दबाव समूह, राजनीतिक दल, या मैं कहूं कुछ प्रभावशाली नेता या लोग, प्रभावशाली नेता या लोग किसका प्रयोग करते हैं, राजनीतिक शक्ति का। प्रभावशाली लोग किसका प्रयोग करते हैं, राजनीतिक शक्ति का। तो इसे मैं क्या कह सकता हूं, शक्ति के अनौपचारिक अंग, शक्ति के क्या कह सकता हूं, अनौपचारिक अंग। यह हुई हमारी क्या, राजनीतिक शक्ति। ध्यान से सुनना, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं राजनीतिक शक्ति को। सबसे पहले हमने बात की थी कि राजनीतिक शक्ति का अर्थ क्या है। राजनीतिक शक्ति का अर्थ है समाज के मूल्यवान संसाधन जैसे पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, कर, दंड आदि का समाज के विभिन्न समूह में क्या करना, आवंटन करना। यह तो हुआ राजनीतिक शक्ति का अर्थ। उसके बाद में हमने बात की थी कि राजनीतिक शक्ति का जो प्रयोग है वो औपचारिक अंगों के द्वारा भी किया जाता है और अनौपचारिक अंगों के द्वारा भी किया जाता है। दो प्रकार के अंग बताए मैंने, एक औपचारिक अंग और दूसरा कौन सा, अनौपचारिक। अब हमारी बात रह गई कि औपचारिक अंगों में कौन कौन शामिल है और अनौपचारिक अंगों में कौन कौन शामिल है। हमने बात की थी जब राजनीतिक शक्ति का प्रयोग, किसका प्रयोग, जब राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंगों के द्वारा किया जाता है। विभिन्न अंग कौन कौन से हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी कि राजनीतिक शक्ति का प्रयोग जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, शक्ति के औपचारिक अंग कह सकते हैं। लेकिन जब राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंगों के द्वारा ना करके कौन करते हैं, दबाव समूह करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं, या मैं कहूं कुछ प्रभावशाली नेता। क्यों, क्योंकि दबाव समूह, राजनीतिक दल और प्रभावशाली नेता जो होते हैं ये भी सार्वजनिक नीति निर्माण को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्रभावित। और सार्वजनिक नीति निर्माण को ज्यादा प्रभावित करने के कारण ये भी राजनीतिक शक्ति का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसलिए दबाव समूह को, राजनीतिक दल को और प्रभावशाली लोगों को या प्रभावशाली नेताओं को हम किस में शामिल करेंगे, शक्ति के अनौपचारिक अंग में। तो ये हमने किसकी बात की, राजनीतिक शक्ति का। आप चाहो तो राजनीतिक शक्ति के इस चैप्टर का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। राजनीतिक शक्ति के बाद में हम बात किसकी करेंगे, आर्थिक शक्ति की। नंबर 2 पे हमने क्या लिखा था, आर्थिक शक्ति। नंबर 2 पे हमने बात की थी आर्थिक शक्ति की। तो सबसे पहले हम राजनीतिक शक्ति की तरह आर्थिक शक्ति के अर्थ को पढ़ेंगे कि आर्थिक शक्ति का मतलब क्या होता है। देखो नंबर 2 क्या है, आर्थिक शक्ति। उसी की तरह अर्थ को देखेंगे
किसे कहेंगे आप आर्थिक शक्ति? यानी कि जो आर्थिक रूप से क्या होगा, मजबूत होगा। या मैं कहूं आर्थिक शक्ति का अर्थ है आर्थिक संसाधनों या एवं भी लिख सकते हो, आर्थिक संसाधनों एवं धन संपदा पर स्वामित्व। ध्यान से देखो, आर्थिक शक्ति का अर्थ हमने लिखा आर्थिक संसाधनों एवं धन संपदा पर स्वामित्व, यानी कि जिसका आर्थिक संसाधनों और धन संपदा पर नियंत्रण होगा, स्वामित्व होगा, वही व्यक्ति आर्थिक रूप से क्या होगा, शक्तिशाली होगा। वही व्यक्ति क्या होगा, आर्थिक रूप से शक्तिशाली। ये जो आर्थिक शक्ति है वो अनेक प्रकार से, ध्यान से सुना मैंने क्या कहा, आर्थिक शक्ति अनेक प्रकार से किसको प्रभावित करती है, राजनीतिक शक्ति को। आर्थिक शक्ति अनेक प्रकार से किसको प्रभावित करती है, राजनीतिक शक्ति को। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। ध्यान से देखें, आप सब जानते हैं कि जो व्यक्ति, या मैं लिखूं जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वो राजनीतिक रूप से भी क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। राजनीतिक रूप से भी शक्तिशाली होते हैं। ध्यान सुनो, मैंने क्या कहा, हमने कहा आर्थिक संसाधनों एवं धन संपदा पर स्वामित्व या नियंत्रण क्या है, आर्थिक शक्ति। उसके बाद मैंने बात की कि ये जो आर्थिक शक्ति है ये अनेक प्रकार से किसको प्रभावित करती है, राजनीतिक शक्ति को। कैसे? मैंने लिखा जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वो राजनीतिक रूप से भी क्या होते हैं, शक्तिशाली। क्योंकि वर्तमान समय में देखो या पहले देखो, राजनीति में वही व्यक्ति कदम रखता है जो आर्थिक रूप से क्या है, मजबूत। क्योंकि वर्तमान समय में राजनीति में पैर पसारने के लिए किसकी जरूरत है, संसाधनों की, धन संपदा की जरूरत है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं वही किस रूप में, राजनीतिक रूप से भी क्या होते हैं, शक्तिशाली। कहने का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति को राजनीतिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए पहले किस रूप से मजबूत होना पड़ेगा, आर्थिक रूप से। यानी कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली होगा वही किस रूप से, राजनीतिक रूप से भी क्या होगा, शक्तिशाली। इसका मतलब एक चीज आपकी समझ में आए कि आर्थिक शक्ति जो है वो राजनीतिक शक्ति को क्या करती है, प्रभावित करती है। लेकिन आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति के संबंधों को लेकर मैं बात करूं, किसके संबंधों को लेकर, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति के संबंधों को लेकर मैं बात करूं, तो इस संबंध को लेकर उदारवाद और मार्क्सवाद दो विचारधारा है। इन विचारधाराओं के मध्य क्या है, मतभेद है। यानी कि ये इन संबंधों में उदारवाद कुछ कहता है तो मार्क्सवाद कुछ कहता है। क्या कहते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से कि आर्थिक शक्ति एवं राजनीतिक शक्ति के संबंधों को लेकर उदारवाद एवं मार्क्सवाद में क्या अंतर है। सबसे पहले मैं लिखूं आर्थिक शक्ति और इधर मान लो मैंने लिख दिया क्या, राजनीतिक शक्ति। आर्थिक शक्ति इधर क्या लिख दिया, राजनीतिक शक्ति। इन दोनों के बीच में हम किसकी बात कर रहे हैं, संबंधों की बात कर रहे हैं। आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति को मैंने दोनों को एक करके हम किसकी बात कर रहे हैं, संबंधों की। फिर से अलग करेंगे, लेकिन इन संबंधों को लेकर किस किस में अंतर है, उदारवाद और किस में, मार्क्सवाद। यानी कि आर्थिक शक्ति, ये बीच वाली बात याद रखना,
आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति के बीच में क्या पढ़ रहे हैं, हम संबंध पढ़ रहे हैं। लेकिन इन संबंधों को लेकर उदारवाद कुछ कहता है तो मार्क्सवाद कुछ कहता है, यानी कि इन दोनों में क्या है, अंतर क्या है उसकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें उदारवाद की, किसकी बात करूं मैं, उदारवाद की। उदारवाद क्या कहता है, ध्यान सुनो। उदारवाद कहता है राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज में अनेक तत्व होते हैं। राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज में क्या होते हैं, अनेक तत्व होते हैं। जरा ध्यान से देखो, अभी हम बात कर रहे थे कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होंगे वो राजनीतिक रूप से भी क्या होंगे, मजबूत। यानी कि वहां पर राजनीतिक शक्ति को निर्धारित या प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा था, आर्थिक। कौन सा था, आर्थिक। लेकिन उदारवाद क्या कहता है कि राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाले समाज में क्या होते हैं, अनेक को अंडरलाइन करना, समाज में अनेक तत्व होते हैं। मतलब कि उदारवाद का यह मानना है कि राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाला तत्व केवल आर्थिक ही नहीं है, यानी कि आर्थिक शक्ति ही राजनीतिक शक्ति को निर्धारित या प्रभावित नहीं करती, बल्कि राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति के अलावा अन्य तत्व भी क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। मेरी बात समझ में आई। यानी कि उदारवाद का मानना है कि राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाला समाज में एक तत्व केवल आर्थिक ही नहीं है, बल्कि आर्थिक तत्व के अलावा अन्य तत्व भी हैं जो राजनीतिक शक्ति को क्या करते हैं, निर्धारित। अब मैं बात करूं मार्क्सवाद की, किसकी बात करूं, मार्क्सवाद की। ध्यान से देखो, मार्क्सवाद इस समय क्या कहता है, मार्क्सवाद इस संबंध में कहता है कि सभी शक्तियों की नींव, सभी शक्तियों की जो नींव है आर्थिक शक्ति पर, सभी शक्तियों की नींव आर्थिक शक्ति पर टिकी होती है। अर्थात मैं कहूं राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व, क्या है, आर्थिक शक्ति है। छोटी सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। यानी कि मार्क्सवाद कहता है कि ना केवल राजनीतिक शक्ति, अगर राजनीतिक शक्तियों के अलावा अन्य शक्तियों की बात करो तो भी मार्क्सवाद का तो यही मानना है कि सभी प्रकार की शक्तियों की जो नींव है वो किस पर टिकी है, आर्थिक शक्ति पर। या मैं कहूं कि मार्क्सवाद का मानना है कि सारी की सारी शक्तियां जो हैं उन सभी शक्तियों को निर्धारित करने वाला एकमात्र तत्व कौन है, आर्थिक तत्व। एकमात्र करने तत्व कौन सा है, आर्थिक तत्व। यहां पर तो उदारवाद ने कहा कि राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करने वाला केवल आर्थिक तत्व नहीं है, बल्कि आर्थिक तत्व के अलावा अन्य तत्व भी इसको क्या करते हैं, निर्धारित। लेकिन मार्क्सवाद तो यहां तक कह दिया कि केवल राजनीतिक शक्ति नहीं, सभी प्रकार की शक्तियों की जो नींव है वो किस पर टिकी होती हैं, आर्थिक शक्ति पर। यानी कि मार्क्सवाद का मानना है कि राजनीतिक शक्ति को प्रभावित या निर्धारित करने वाला एक ही तत्व है, वो कौन सा है, आर्थिक तत्व है। तो ये हुई हमारी कौन सी शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति। अब मैं बात करूं, देखो कैसे, थोड़ा सा रिवाइज देखो। आर्थिक शक्ति, आर्थिक शक्ति के बारे में मैंने कहा कि आर्थिक शक्ति का अर्थ क्या है, आर्थिक शक्ति का अर्थ है धन संपदा कहूं या आर्थिक संसाधनों पर जिसका स्वामित्व है, वही क्या है, आर्थिक शक्ति। आगे देखो, फिर मैंने कहा कि आर्थिक शक्ति जो है वो अनेक प्रकार से, राजनीतिक शक्ति को क्या करती है, प्रभावित करती है।
फिर मैंने कहा कि जो व्यक्ति आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हैं निश्चित रूप से वो राजनीतिक रूप से भी क्या होंगे, शक्तिशाली होंगे। आर्थिक रूप से मजबूत होंगे वो क्या होंगे, राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। फिर हमने कहा इंपॉर्टेंट बात की कि उदारवाद और मार्क्सवाद जो है वो आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति के संबंधों के बारे में क्या कहते हैं। यानी कि उदारवाद का मानना है कि राजनीतिक शक्ति को प्रभावित करने वाला केवल एक ही तत्व है, नहीं है आर्थिक तत्व नहीं है, बल्कि आर्थिक तत्व के अलावा अन्य तत्व भी इसको क्या करते हैं, निर्धारित। जबकि मार्क्सवाद कहता है कि सभी शक्तियों की नींव किस पर टिकी है, आर्थिक शक्ति पर टिकी है, और सारी की सारी शक्तियों को निर्धारित करने वाला तत्व कौन है, आर्थिक शक्ति। दो शक्ति बता दी मैंने, शक्ति के दो रूपों की बात की। सबसे पहले हमने बात की थी राजनीतिक शक्ति की, और नंबर 2 पे हमने बात की थी आर्थिक शक्ति की। अब हम शक्ति का जो तीसरा रूप देखेंगे वो क्या है, विचारधारात्मक शक्ति। शक्ति के तीसरे रूप की बात करेंगे, कौन सा रूप है, विचारधारात्मक शक्ति। ध्यान से देखो, विचारधारात्मक शक्ति, विचारधारात्मक शक्ति। विचारधारात्मक शक्ति को पढ़ने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि विचारधारा क्या होती है। बहुत बार आपने नाम सुना होगा विचारधारा का, लेकिन सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि विचारधारा का अर्थ होता क्या है। देखो, विचारधारा का अर्थ होता है विचारों का ऐसा समूह जिससे हमारे विचारों का ऐसा समूह जिससे हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है। एक बात और लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। यह हमारे सोचने समझने के ढंग को क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। यह हमारे सोचने समझने के ढंग को क्या करती हैं, निर्धारित। देखो, विचारधारा का मतलब हुआ विचारों का ऐसा समूह जिससे हमारे दृष्टिकोण का क्या होता है, विकास होता है। हमारे दृष्टिकोण का विकास किस पर आधारित है, हमारे विचारों पर। हमारा दृष्टिकोण वैसा ही होगा जैसे हमारे क्या होंगे, विचार होंगे। यह हमारे सोचने समझने के ढंग को क्या करती है, निर्धारित करती हैं। हम किस प्रकार से सोचते हैं, क्या नहीं करते, क्या करते हैं, वो सारे की सारी बातें किस पर निर्धारित होंगी, हमारे विचार। विचार अच्छे होंगे, अच्छी विचारधारा के लोग होंगे, ठीक सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। गलत विचारधारा के लोग होंगे, गलत सोचेंगे। कहने का मतलब सोचने समझने का जो हमारा ढंग है ये भी किस पर निर्भर है, विचारधारा पर, कि हमारे विचारधारा जो है वो किस प्रकार की है, सही है या गलत। हमारे विचारों का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, विचारधारा। अब ध्यान से देखो, अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में कहूं या अलग अलग देशों में कहूं, अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की विचारधारा। जैसे मैं कहूं, आपने नाम सुना होगा, ध्यान से देखो मैंने क्या क्या लिखा, उदारवाद, समाजवाद, या मैं कहूं मार्क्सवाद, हम बात करें साम्यवाद। अलग अलग प्रकार की कई विचारधाराएं। मैंने कहा कि अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की क्या विद्यमान थी, विचारधाराएं। कहीं पर उदारवाद, कहीं पर समाजवाद, कहीं पर मार्क्सवाद, तो कहीं पर मैं किसकी बात करूं, साम्यवाद की। अलग अलग शासन व्यवस्था, अलग अलग देश, और विचारधारा भी क्या थी, अलग अलग। अब सुनो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जहां पर उदारवाद है वहां पर लंबे समय तक उदारवादी बना रहे, ये कोई जरूरी नहीं है। परिस्थितियों के अनुरूप, जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया, परिस्थितियों के अनुकूल वहां के लोगों के विचार बदलने लगे, और अपनी विचारधारा में भी क्या आया, परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव आया। जैसे किसी शासन व्यवस्था में लंबे समय से कौन सी विचारधारा है, उदारवाद।
लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियों में अनुकूल परिवर्तन आया, हो सकता है वहां पर उदारवाद की जगह पर कौन सी विचारधारा आ गई, समाजवाद, या मैं कहूं कि उदारवाद की जगह कौन सी आ गई, साम्यवाद। लेकिन जैसे ही विचारधारा अपने एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में जाती है तो वहां पर कुछ पुराने विचार के लोग होते हैं। कौन से लोग होते हैं? पुराने विचार के लोग। ये जो पुराने विचार के लोग हैं, इनके इस पुराने वाली विचारधारा से अपने कुछ क्या जुड़े होते हैं? स्वार्थ जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? स्वार्थ। जैसे मैं कहूं कि उदारवाद विचारधारा जो है वो निरंतर क्या, परिवर्तनशील विचारधारा, अपने स्वरूप में क्या करती आई? परिवर्तन। मान लो उदारवाद का स्वरूप किस में बदल रहा है? समाजवाद में। तो वहां के जो कुछ पुराने लोग थे उसका उदारवाद के क्या जुड़ा हुआ है? साथ में स्वार्थ जुड़ा हुआ है। जैसे ही उदारवाद है वो समाजवाद में क्या करेगा? परिवर्तन करेगा, तो वो पुराने लोग हैं वो क्या करेंगे? इसका विरोध करेंगे, और निश्चित रूप से विरोध करके किसका प्रयोग करेंगे? हिंसा का प्रयोग करेंगे। विरोध करके किसका प्रयोग करेंगे? हिंसा का प्रयोग। अगर पुराने लोग नई विचारधारा को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं तो वहां पर हिंसा का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन अगर वो पुराने जो लोग हैं वो नई विचारधारा को स्वीकार नहीं करते हैं तो किसका प्रयोग होगा? हिंसा का। जैसे मैं कुछ 2-4 एग्जाम्पल आपको देता हूं, ध्यान से देखें। अगर हम बात करें सोवियत संघ की, बात करूं मैं, किसकी बात करूं? अगर मैं बात करूं सोवियत संघ की, अगर मैं बात करूं कंबोडिया की, सोवियत संघ और कंबोडिया में किसके नाम पर? मार्क्सवादी साम्यवाद के नाम पे हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अगर मैं बात करूं हमारे भारत की, भारत का एक राज्य, नाम क्या है? केरल। केरल में भी कौन? कुछ मार्क्सवादी लोग। केरल में भी कुछ मार्क्सवादी लोग जो हैं वो निरंतर अपने स्वार्थों के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों की, तो नक्सलवादी भी अपने विचारों के, अपने स्वार्थ के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हिंसा का। कहने का मतलब ये हुआ कि जब पुरानी विचारधारा वो किसी नए स्वरूप में ढलती है तो पुराने लोगों के उस पुराने स्वरूप के साथ स्वार्थ जुड़े होते हैं जो उस विचार को बदलने से क्या होते हैं? असहमत। इसलिए वो किसका प्रयोग करते हैं? हिंसा का प्रयोग। ये हुई हमारी विचारधारात्मक शक्ति। आज हमने शक्ति के रूपों की बात की, शक्ति के 3 रूप बताए, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। आशा करता हूं शक्ति के तीनों रूप आपको समझ में आए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम बात करेंगे शक्ति संरचना के प्रमुख सिद्धांत। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।